हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यू बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं कि दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है जो कि सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यूपीपीएससी के आप सभी एग्ज़ाम पे फोकस करते हुए जीएस कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके साथ साथ रात को 9 बजे जो ये वाली क्लास है इसमें आप देख रहे हैं मैंने टेस्ट सीरीज़ कराई हुई है जो कि लगातार चल रही है। 1000 क्वेश्चन के लिए करवा रही हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आर एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी में तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहिए, मैं यही बोलूँगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो आप पिछली क्लासेस भूल जाएं, उन्हें रिवाइज़ ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, उससे आपको एक हैबिट बन जाएगी कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। और हाँ, जो ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती है या कोई करेक्शन होता है तो वो मैं कमेंट करके पिन कर देती हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कभी कभी बाय मिस्टेक मैं ऑप्शन गलत बोल जाती हूँ या फिर कभी कभी मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें क्योंकि वहाँ पे मैं करेक्शन दे देती हूँ। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कभी ऑप्शन सी बोल दिया, ऑप्शन ए होता है ऐसा कुछ, तो मैं करेक्शन करके ज़रूर डाल देती हूँ। वो कमेंट आप लोग ज़रूर चेक करें, ठीक है। चलिए आज के अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं वो हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। कुछ शेड्यूल्स दी गई हैं आपको और उन शेड्यूल्स के सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है कौन सी शेड्यूल आपको राइट दी गई है, कौन सी अनुसूची सही दी गई है। ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जानी जाती है। और ऑप्शन बी में है 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल में दिया गया है नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी में 12वीं अनुसूची दी गई है या पंचायतों की शक्तियों और अधिकार और उनकी जिम्मेदारी निर्दिष्ट करती है। और डी है 7वीं अनुसूची जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आपको आंसर दिया गया है वो है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या दिया गया, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं आपको, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको। तो ये हो गई 7th शेड्यूल। अब बाकी की इसका तो आंसर हो गया ये वाला डी, लेकिन ये तो दल बदल वाला है इसके लिए है 10th शेड्यूल। कौन सा वाला है, 10th शेड्यूल। फिर देखिए ये जो 11वां है ये पंचायतों के लिए है और जो 12वीं अनुसूची है ये है नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच्ड हो गया, आंसर हो गया डी। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से देखना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, बताना है। अब इसमें जो सोर्सेज दिए गए हैं, कहाँ से कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहला है जो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से मौलिक अधिकार, रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य, सी है आयरिश संविधान से समवर्ती सूची और डी है अमेरिकी संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, बाकी इनकरेक्ट है। कैसे, अब देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं या फिर जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनको याद करिए, ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची हो गया। अब बचा क्या, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आर्टिकल 44 दिया गया है, इसमें दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। फिर आर्टिकल 50 दिया गया न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अब जो आर्टिकल 51 दिया गया वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। और डी है 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए सारे सही, आर्टिकल 44 ये सही है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दिया गया है। फिर आर्टिकल जो 21A है इसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है या मौलिक कर्तव्य है ये 51A में दिया गया है, ना कि 51 में। तो यहाँ पर यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अब आप देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4,
ये पार्ट और जो शेड्यूल्स हैं ये सब हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं की क्लास तो डे वाइज सीरीज़ करिए, कंप्लीट करिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस में दिए गए हैं, पार्ट 3 में। पार्ट फर्स्ट में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में आप देखेंगे ये दिया गया है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व। 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत या इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बोला गया पहले स्टेटमेंट में प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में शामिल किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सेकेंड स्टेटमेंट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। बताना है कौन सा इसमें गलत है। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। द टर्म जस्टिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल इन 3 डिफरेंट टर्म्स। अब ये तीनों फॉर्म्स कौन कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे धार्मिक आप देखेंगे न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है दीज एलिमेंट्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 6th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है HV अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और थर्ड है SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका हो जाएगा, मतलब इनमें से गलत बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या है, सर BN राव को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर HVR अयंगर ये थे, ये अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो SN मुखर्जी हैं ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, TT कृष्णमाचारी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए 29 अगस्त 1947 को इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसके और मेंबर कौन कौन थे, 7 और मेंबर थे, सबके नाम याद कीजिए। एक तो हो गए अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टोटल 7 लोग थे, एक ये हो गए। दूसरे N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, TT कृष्णमाचारी भी थे इसमें, लेकिन उन्होंने किसकी जगह ली थी, DP खेतान की, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे, उन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, ठीक है। तो सारे हो गए, जिन्हें भी नहीं याद है वो नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर, ये लिस्ट ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब 8th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। संविधान सभा की समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। A है संघ शक्ति समिति के JB कृपलानी, B है संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, C है प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, D है प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, तो ये तो करेक्ट ही होगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी संघ समिति आ जाया करे वहाँ पर आप जवाहरलाल नेहरू याद कर लीजिए, कभी गलत ही नहीं होगा। तो यहाँ पर संघ शक्ति समिति में देख रहे हैं JB कृपलानी दिया गया, यही गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। संविधान सभा से संबंधित है। इसमें बोला गया है पहला स्टेटमेंट, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। B है इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। C है इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। और D है इसने 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है, गलत बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया।
फिर आप याद करिए 24 जनवरी, हाँ 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, भी अडॉप्ट कर लिया गया। 1950 को ही नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ये 24 जनवरी 1950 को बनते हैं, ना कि 26 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10th क्वेश्चन देखिए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। सेकंड स्टेटमेंट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, दोनों ही करेक्ट हैं। कैसे? ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू हैड मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड स्टेटमेंट भी याद कर लीजिए, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज unanimously adopted by Constituent Assembly on January 22, 1947। तो 22 जनवरी 1947 को सबकी सम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट है लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य। फिर प्राक्कलन समिति है, इसमें कुल 30 सदस्य। और सार्वजनिक उद्यम समिति, इसमें कुल 25 सदस्य। बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए इसमें पहला और दूसरा करेक्ट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। जो एस्टिमेट्स कमेटी है या प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है सभी लोकसभा में होते हैं प्राक्कलन समिति, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, ना कि 25 होते हैं। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1781 का संशोधन अधिनियम, और सी है 1793 का चार्टर अधिनियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे वो अलग किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य थे वो अलग कर दिए गए थे, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1853 का? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, किसने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधानमंडल को अपने बजट पर अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया था? अब इसका है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। इसने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया था और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत भी किया था। चलिए 15th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 ये किस श्रेणी में आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, या समानता का अधिकार? इसका राइट आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24, 23, 24 इसी में आते हैं दो। ये याद कर लीजिए आप। धर्म, ये जो समानता का अधिकार है ये 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 हो गया। फिर जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22, फिर 23-24 हो गया शोषण के विरुद्ध। इसके बाद याद करिए धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। आर्टिकल 32 किस में आता है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधान को कैसे संशोधित किया जा सकता है? बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के द्वारा, या संसद के विशेष बहुमत द्वारा, या संसद के साधारण बहुमत द्वारा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा ही इसको संशोधित किया जा सकता है। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सांविधिक निकाय नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इनमें से बताना है कौन सा राइट होगा। तो ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये क्या है? ये सांविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये सांविधिक निकाय नहीं है। बाकी आप देखेंगे सारे जो मानवाधिकार आयोग है 1993 में बना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो अधिकार संरक्षण है ये 2007 में बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना। ठीक है, और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति आयोग है ये नहीं है। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये है 60वां संशोधन, ये मिसप्रिंट है। सेकेंड है 61वां संशोधन अधिनियम 1989, फिर ये 63वां 1989, 66 है 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है 132, ऑप्शन बी है आर्टिकल 133, ऑप्शन सी है आर्टिकल 134 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 132 क्या है? ये संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। जो आर्टिकल 133 है वो दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। ये आपको याद रखना है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उनकी सीटों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए है बिहार, देन तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर बी है तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, सी है महाराष्ट्र बिहार देन तमिलनाडु, या फिर डी है बिहार महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में आप देखेंगे 16 सीटें हैं, फिर देखिए तमिलनाडु में 18 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो बिहार में कितनी? 16 याद रखिए, तमिलनाडु में 18 और उसके बाद महाराष्ट्र में 19। ऑप्शन ए राइट है। उत्तर प्रदेश में तो आपको याद ही होगा कितनी है, 31 है, मैंने बता दिया। तो यहाँ तक हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर के और जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है और इनमें जो पूछे जा रहे क्वेश्चन वो टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप प्रिपेयर करिए, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उनको प्रिपेयर करिए। फंडामेंटल राइट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मत छोड़िए, ये तैयार रखिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई करेक्शन होता है तो आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं बट अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यहाँ पर बेहतर क्लासेस ही मिलेंगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।